डोसा भाजी, चिलचिलाती धूप और रसोई में पसीने से भरी हेमलता बाहर आकर अजय से कहती है, इतनी गर्मी है, अब और नहीं होगा मुझसे ये चूल्हा चौका। दो जुड़वा बेटों की माँ होकर अगर मैं ही खाना बनाऊं तो क्या फायदा। तो क्या कहना चाह रही हो आप? अरे वही जो आप समझ रहे, अपने बेटों की बहुएं ले आओ और रसोई से मुझे छुट्टी दे दो। ठीक है, फिर 2 भाइयों के लिए एक ही घर की 2 लड़की ले आते, एक साथ दोनों की शादी भी कर देंगे। पैदा साथ हुए और साथ में शादी भी हो जाएगी, ससुराल भी एक ही होगा दोनों का। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक ही घर की 2 लड़की लाने की गलती मत कीजिए, वरना दोनों मिलकर हम पर दबदबा बनाना चाहेगी। फिर दोनों एक ही जैसे सब कुछ करेगी, मुझे नहीं चलेगा वो सब। ठीक है, तब एक घर क्या, एक शहर की लड़की भी नहीं लाएंगे। बस इतनी दूर दूर की लड़की लाऊंगा मैं कि उनकी कोई आदत ही मैच नहीं करेगी। अजय सौरभ और गौरव के लिए लड़कियां देखने लगता है। अजय अगवे से कहता है, भाई मुझे 2 सुंदर और संस्कारी बहुएं चाहिए, वो भी 2 अलग अलग शहर की। मैं आपको ऐसी लड़कियां ला कर दूंगा आपके बेटों के लिए, आप कहोगे क्या काम किया है भाई। अगवा साउथ में रहने वाली ऐश्वर्या और महाराष्ट्र में रहने वाली रुचि को सौरभ और गौरव के लिए छांटता है और अजय को उनकी तस्वीर और बायोडेटा भेजकर कहता है, इनसे अच्छी लड़कियां आपको नहीं मिलेगी। शहर भी अलग है, दोनों माहिर है हर काम में, यहाँ तक कि दोनों अपने अपने शहर में कुकिंग कंपटीशन जीती हुई हैं। अरे वाह, आदमी को चाहिए ही क्या, खाना वो भी स्वादिष्ट। दोनों मुझे पसंद है, बात आगे चलाओ। ऐश्वर्या और सौरभ, गौरव और रुचि का रिश्ता तय हो जाता है। एक ही दिन एक ही मंडप पर दोनों भाइयों की धूमधाम से शादी हो जाती है। ऐश्वर्या साउथ की दुल्हन की तरह तैयार रहती है और रुचि महाराष्ट्र की दुल्हन की तरह तैयार रहती है। हेमलता दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। तभी मोहल्ले की एक औरत कहती है, क्यों हेमलता, लगता है बेटों ने लव मैरिज किया है, तभी झटपट शादी कर दी तुमने। इसमें पूछने वाली क्या बात है, देखकर ही समझ में आ जाएगा। दोनों के कपड़े नहीं देख रही, एक साउथ इंडियन है, एक महाराष्ट्रियन है। वही ना, हेमलता तो गुजराती है, बहुएं अगर गुजराती होती तो हमारी तरह ही तैयार रहती। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। दोनों बहुएं गुजराती ही हैं, लेकिन इन्हें शौक था कि ये अपने अपने शहर के कल्चर की तरह से तैयार हो। मेरे बेटे का तो दूर दूर तक महाराष्ट्र और साउथ जाने का काम ही नहीं है। अच्छा, तब तो ठीक है। रुचि और हेमलता का गृह प्रवेश हो जाता है। अगले दिन हेमलता चैन की सांस लेते हुए अजय से कहती है, सब कुछ इतने आराम से हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था, यह सब आपके कारण हो पाया है। अब अपनी गुलाबों के लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ क्या मैं। इतने में रुचि और ऐश्वर्या वहां आती है। अजय और हेमलता के पैर छूती हैं। बहुओं, आज तुम दोनों की पहली रसोई है। वो सामने रसोई है। रंजू, बहुओं को सब कुछ समझा देना। तुम दोनों को आज जो मन है वो बनाओ। अये यार, ठीक है मम्मी जी। अगो भाई, ठीक है मम्मी जी। दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं। संजू उन्हें कौन सा सामान कहाँ पड़ा है बता देती है। ऐश्वर्या और रुचि आपस में बात करती हैं। हम दोनों अभी एक साथ अलग अलग डिश बनाएगा, तब तो मजा नहीं आएगा, न हमको न खाने वाले को। इससे अच्छा अभी एक बनाते तो पैर में दूसरी बना लेगी। क्या बोलती रुचि? हो, ये ठीक है भाभी, अभी माँ बना लेती है, फिर आप दोपहर में बना लेना। अयो, मेरे को जो बनाना है उसके लिए तैयारी पहले से करना पड़ता। रुचि मुंबई की फेमस पाव भाजी बनाना शुरू करती है। वहीं ऐश्वर्या डोसा के लिए घोल तैयार करने लगती है। आज सबका खाना पसंद आना चाहिए। रुचि कितना हैवी बना रही है, नाश्ते में इतना हैवी खाना कौन खाता। बनाने दो, मुझे क्या है, सब मेरा तारीफ करेगा, तब उस बेचारी का मुंह देखने लायक होगा। ऐश्वर्या चावल और दाल को पीसकर घोल बनाकर उसे रखकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर रुचि सोचती है, अगर भाई डोसा कौन ही खाएगा, सबको हैवी पसंद है, इतनी जल्दी डोसा का बैटर तैयार नहीं होगा। आज तो मेरा ही खाना सबको पसंद आएगा। रुचि भाजी बना लेती है। तब सभी कहते हैं, बहू, पहली रसोई मीठे के बिना अधूरी है, कुछ मीठा बनाना होगा। अगर भाई इतना जल्दी क्या ये बनेगा, एक काम करती हूँ, मैं श्रीखंड बना देती हूँ, झट से बन जाएगा, सबको पसंद आएगा। रुचि पाव भाजी और श्रीखंड सबको परोसती है। भाजी की स्मेल से गौरव कहता है, क्या खुशबू आ रही है। लगता है दोनों ने मिलकर बनाया है। अगर भाई
नहीं नहीं आई, मैं अकेले बनाया, भाभी तो ऊपर में बनाएगी। ओहो, यानी आज सुबह से ही पार्टी है। इतना अच्छा अच्छा खाना बनाएगी दोनों बहुएं, तो मैं तो खाते ही रहूंगा। पापा जी दोपहर में डोसा का प्रोग्राम। चलो अच्छा है, हेल्दी और टेस्टी भी। सब खाना खाते हैं और रुचि की बहुत तारीफ करते हैं। बहू बहुत अच्छा खाना बनाया है, ऐसी पाव भाजी पहले कभी नहीं खाई मैंने। सच में बहुत स्वाद है, क्यों ऐश्वर्या? अच्छा बना। ऐश्वर्या अंदर ही अंदर जलने लगती है। सब कुछ न कुछ रुचि को देते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। दोपहर में मैं तो कुछ नहीं खा पाऊंगी, तुम दोनों को कुछ खाना हो तो खा लेना, बाकी ये तीनों बाप बेटे कुछ नहीं खाते दोपहर में। और आज उन लोगों ने इतना हैवी खा लिया है तो फिर तो खाएंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी दे दो। ठीक है मम्मी, मैं रात को खाना बनाएगी। ठीक है बेटा। बैटर अच्छे से रात तक फर्मेंट भी हो जाता है। तभी ऐश्वर्या सोचती है, रुचि ने बस एक आइटम बनाया, पाव भाजी। अब मैं तो इडली भी बना सकती हूँ, बटर भी अच्छे से परमेंट हुआ है, साथ में मैसूर पाक बना कर देती हूँ, सब खाते रहेंगे, रुचि के खाने को भूल जाएंगी। और बाद में ऐश्वर्या डोसा, सांभर, इडली, चटनी और मैसूर पाक बनाती है। सब घर आते हैं और सांभर की खुशबू सबको अच्छी लगती है। गौरव कहता है, क्या बन रहा है? खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती। हाँ, भूख बहुत लग रही है। सब खाने के टेबल पर आते हैं। ऐश्वर्या खाना लगाती है। अच्छा हुआ इडली डोसा बनाया है, रात में हल्का भी रहेगा और स्वादिष्ट भी। मुझे तो इडली वैसे भी बहुत पसंद है, नाश्ते के लिए रख देना। अभी तो खा ले, पहले ही सुबह की चिंता करने लगा। बहू तो यही रहेगी, कौन सा भागी जा रही है, जब मन करेगा बना देगी। भाभी टू गुड। हेमलता अपने हाथ के सोने की अंगूठी निकालकर ऐश्वर्या के हाथ में रख देती है और रुचि देखती रह जाती है। थैंक यू मम्मा जी। सब ऐश्वर्या को कुछ न कुछ देते हैं और बहुत तारीफ भी करते हैं। यहाँ रुचि का खून सूख जाता है। वो मन ही मन कहती है, अगर भाई कल नाश्ते में बड़ा पाव और मिसल पाव बनाएगी। भाभी को क्या लग रहा है, उन्होंने मेरे को मात दे दी, मैं हार मानने वाले में से नहीं है। इधर ऐश्वर्या खुद को रुचि से सुपीरियर मानने लगती है। अगले दिन सुबह पहले रुचि रसोई में चली जाती है। इतने में ऐश्वर्या भी रसोई में जाती है और रुचि सोचती है, इन्होंने फिर से कुछ बना दिया तो मेरी पहचान कैसे बनेगी इस घर में, इसको इधर से भेजना ही पड़ेगा। रुचि ऐश्वर्या से कहती है, अगर भाई भाभी अब रहने दो, मैं खाना बनाएगी ना, अब दूसरा काम कर लो। अय्यो रुचि, वो इनको ना इडली खानी थी तो वही गरम करने आई थी। अभी भैया गरम नाश्ता करेंगी, मैं उनसे बाद में बात कर लेगी ना। ठीक है। ऐश्वर्या रसोई से चली जाती है और रुचि वड़ा पाव के साथ मिसल पाव बनाती है और सबको परोसती है। अब क्या रोज पाव भी मिलेगा? ज्यादा बोल मत, खाकर देख कितनी मेहनत से बनाया है रुचि ने। बहू मैं तो रोज रोज ये पाव नहीं खाने वाली हूँ, मुझे ना सिंपल हल्का खाना अच्छा लगता है। बहू मुझे भी हल्का खाना ही पसंद है, जैसे कि खिचड़ी। पप्पा जी चक्कर तो देखिए एक बार। माँ पापा खाकर तो देखो, अगर वो इतना कह रही है तो। हाँ हाँ खाती हूँ ना। हेमलता वड़ा पाव और मिसल पाव खाकर देखती है और कहती है, बहू बनाया तो ठीक है, लेकिन मुझे ना ये सब पसंद नहीं है। खा लूंगा, मुझे ठीक लग रहा है। बहू एक वड़ा पाव पैक भी कर देना। अच्छा, जब आपको खाना है तो खा लीजिए, मुझे देखकर झूठ का ड्रामा क्यों कर रहा है? दे बहू, इन्हें और बना कर दे। तुम भी क्या बोल रही हो, मैं पहले भी कौन सा खाता था। गौरव और सौरभ मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। खाकर रोज की तरह तीनों बाप बेटे अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इधर ऐश्वर्या खुद से कहती है, अय्या तब सबके दिल से मेरे को निकलने का प्लान है इस महाराष्ट्र का। अरे तू रुक, मैं भी रात में उत्तपम बनाकर सबके दिलों में कैसे घर बनाकर घुसती हूँ, देख तू। ऐश्वर्या उत्तपम की तैयारी करके आराम से अपने कमरे में चली जाती है। शाम को सब आते हैं, फिर फ्रेश होकर खाने को बैठते हैं। उत्तपम देखकर सभी के चेहरे पर बाजा बज जाता है, लेकिन फिर भी सब खा लेते हैं। अब रोज हर वक्त ऐश्वर्या और रुचि जब देखो अपने अपने शहर का खाना ही बनाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। एक रोज हेमलता दोनों बहुओं से कहती है, कल रात को मेरी बहन आने वाली है, तुम दोनों खाने पीने का ध्यान रखना उसका।
जय मम्मा जय। पर टेंशन मत लो आई, अपन सब संभालेगा। रात में आशा का फोन हेमलता को आता है और वो कहती है, दीदी अभी मेरी गाड़ी छूट गई है, मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगी। हाँ ठीक है ठीक है। जहाँ सब आशा के आने का वेट कर रहे थे, वहाँ उन्हें जैसे ही पता चलता है कि आशा कल आएगी तो गौरव और सौरभ तुरंत कहते हैं, अरे खाना लगाओ भाई, बहुत तेज भूख लग रही है। आप लगा दीजिए। ऐश्वर्या छोटी वाली इडली और अपम सबके लिए लगाती है। खाना देखकर सौरभ कहता है, ईश्वरा यार, हर चीज की हद होती है। अब हमें लगता है कि हमें साउथ इंडियन ही बन जाना चाहिए। तीनों टाइम एक ही खाना खाते हम। इडली, डोसा, सांबर, चटनी चटनी चटनी। रुचि हंसने लगती है। गौरव कहता है, तुम क्यों हंस रही हो? तुम भी तो वही हो, भाजी वड़े पाव 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 पाव। बाहो, तुम दोनों से खाना जो रोज लोग खाते हैं, रोटी दाल चावल, वो नहीं बनाया जाता क्या? ये सब खा खा कर हम थक गए, कुछ अलग बनाओ। तुम दोनों को कंपटीशन करना है तो जहां कंपटीशन होगा खाने का वहां करना। अपने महाराष्ट्रियन और साउथ इंडियन खाने से हमारा पेट खराब ना करो। आशा को ये सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम लोग अपने महाराष्ट्रियन और साउथ इंडियन खाने को छोड़कर कुछ अलग बनाओ। ऐश्वर्या और रुचि का मन खराब हो जाता है और वो दोनों सबके खाने के बाद खुद खाने बैठती हैं। अगर भाई खाना तो अच्छा है, भाई मेरे को तो इडली पसंद आई। अय्या, मेरे को पाव भाजी बहुत पसंद आया। हम दोनों एक दूसरे को इनके सामने अच्छा साबित करने में लगा है और इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। हम दोनों ही बाहर से, तो क्यों ना हम दोनों साथ में रहे ताकि एक दूसरे का सुख दुख बांट सके। अच्छा, मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई ऐसा डिश बनाए जिसमें इनको बोलने का मौका ही ना मिले। महाराष्ट्रियन और साउथ इंडियन, ऐसा कौन सा खाना बनाएगी? न डोसा न पाव भाजी। कल हम आशा मौसी के आने पर बनाएगा डोसा भाजी। गजब भाभी, ऐच बनाएंगे, कुछ अलग नहीं, बिल्कुल अलग। अगले दिन जहां रोज दोनों बहुएं अलग अलग खाना बनाती है, वहां आज ऐश्वर्या और रुचि दोनों रसोई में जाती हैं और नाश्ता तैयार करने लगती हैं। हेमलता दोनों बहुओं को साथ में देखकर कहती है, हमेशा अकेले अकेले खाना बनाती है, आज साथ में? पता नहीं कैसा बनेगा खाना। हे भगवान, आशा के सामने इज्जत ना ले ले दोनों। इधर ऐश्वर्या रुचि से कहती है, रुचिया तुम अब आज तैयार करो, मैंने बैटर रात को बनाकर रख दिया। डोसा भाजी में फीलिंग कैसी होगी? बाज सूख के रखना, थोड़ा ग्रेवी ज्यादा मत करना। ठीक है भाभी। रुचि एक तरफ भाजी बनाती है, दूसरी तरफ ऐश्वर्या बैटर का ढोकला बनाती है। कुछ अलग हो जाएगा, चावल दाल का ढोकला। रुचि भाजी बनाती, तब तक मैं सांबर और चटनी बना लेती हूँ। इधर आशा घर पहुंचती है और भाजी भी तैयार हो जाती है। अग भाई भाभी, मौसी जी आ गई। तू जाकर उनको चाय पानी दे, मैं डोसा तैयार करती तब तक। रुचि आशा के पास जाकर उसके पैर छूती है। बहुत सुंदर है। मौसी जी, मैं चाय लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं नहा कर आती हूँ, तब सीधा नाश्ता बनाकर चाय पीऊंगी। ठीक है दीदी, मैं नहा कर आती हूँ। ठीक है ठीक है। आशा नहा कर आती है और ऐश्वर्या सबके लिए डोसा भाजी लगाती है। डोसा देखकर सौरभ अपनी दोनों बहुएं चढ़ाकर कहता है, फिर से वही डोसा? अगर भाई, ये नॉर्मल डोसा नहीं है, अब खा के देखो, उसके बाद कुछ बोलो। अजय डोसा देखकर हेमलता को इशारा करने लगता है। हेमलता इशारे में ही कहती है, मैं क्या करूं, ये दोनों सुनने का नाम ही नहीं लेती है। सब डोसा भाजी खाते हैं और आशा कहती है, सुपर, बहुत टेस्टी है, मन खुश हो गया मेरा। इसमें तो पाव भाजी और डोसा दोनों का टेस्ट आ रहा है। थैंक यू मौसी जी। अच्छा बनाया बहू, ये पहले क्यों नहीं बनाया तुम दोनों ने? सब डोसा भाजी खाकर बहुत तारीफ करते हैं और आशा कहती है, मैं दोपहर में यही खाऊंगी। बहू, तुम दोनों मास्टर शेफ में क्यों नहीं जाती हो? सुना है तुम्हारे शहर में कंपटीशन होने वाला है। मौसी, क्यों इन दोनों को चढ़ा रही हो? पता चला पहले ही राउंड में निकल गई। ये सब काम को पूछता ही कौन है? ऐसा नहीं है, खाना बहुत अच्छा बना है। ये सब बेकार है, वहाँ एक से एक खाना बनाने वाले आएंगे, इन्हें कौन पूछेगा? नहीं नहीं दीदी, इनके हाथों में टेस्ट बहुत अच्छा है। आप लोगों को खाने को मिल रहा है ना, इसलिए अहमियत नहीं है इनकी। दूसरों से पूछो जिनको नसीब नहीं होता। बहुएं कोई साथ दे या ना दे, मैं तुम दोनों का साथ दूंगी। गौरव, अजय और सौरव खाना खाकर अपने काम पर चले जाते हैं। इधर हेमलता आशा को अपने कमरे में धीरे से कहती है,
आशा तू ना बहुओं की ज्यादा तारीफ मत किया कर, वरना ये सर पर चढ़कर नाचेगी। होगा इनसे कुछ नहीं, ऊपर से कंपटीशन हार कर आएगी तो हमारी इज्जत और मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी, ये बहुत ही अलग डिश है, डोसा भाजी। देखना तुम्हारी बहुएं जीत कर आएगी। उधर ऐश्वर्या और रुचि कंपटीशन के बारे में सब पता करके अपना नाम उसमें दाखिला करवाती है। अब रोज ऐश्वर्या और रुचि डोसा और भाजी की एक आइटम बनाती ताकि उसका हाथ और साफ हो जाए और वो खाना अच्छा बना पाए कंपटीशन में। अमर जीतना रुचि बहुत जरूरी, ताकि सबकी नजरों में हम उठ सके। हाँ भाभी, वरना मम्मी जी हमको कुछ समझती नहीं है। इधर हेमलता आशा से कहती है, मुझे लगा था तुम्हारे आने से ये दोनों अपना महाराष्ट्रियन और साउथ इंडियन खाना बनाना बंद कर देंगे, लेकिन इन दोनों ने तो उसका मेल ही निकाल दिया। दीदी तुम्हें पता है पूरे भारत में सबसे ज्यादा खाने वाले डिश में से है डोसा और पाव भाजी, और तुम्हारी बहुओं ने इसी का मेल बना दिया है तो सबको पसंद आएगा ही। देख लेना दीदी, तुम ही सबसे ज्यादा खुश होगी जब तुम्हारी बहुएं जीत कर आएंगी। जीतेगी या ना कटवाएगी कौन जानता है। इसी तरह से कंपटीशन का दिन आता है, कंपटीशन शुरू होता है। आशा के साथ साथ हेमलता का पूरा परिवार कंपटीशन में जाता है। पहला राउंड शुरू होता है। अगर भाई भाभी क्या बनाएंगे? देख 3 राउंड होगा तो लास्ट राउंड में हम डोसा भाजी बनाएंगे। अब तो पाव रेडी करके मैं इडली बनाती हूँ, अभी इडली पाव सर्व करेंगे। गुड आइडिया भाभी। रुचि पाव को मक्खन देकर सेकती है और फिर उसमें 2-3 तरह की चटनी लगाकर पाव तैयार कर देती है। फिर ऐश्वर्या उसमें इडली भरकर कुछ मसाला डालकर सर्व करती है। हो गया, बस ये कॉम्बिनेशन जज को पसंद आए। जज खाना टेस्ट करते हैं और कहते हैं, ऐश्वर्या और रुचि की जोड़ी पहुंचती है दूसरे राउंड में। इसी तरह दूसरा राउंड होता है और फिर आती है तीसरे राउंड की बारी, जिसमें रुचि और ऐश्वर्या बनाती है डोसा भाजी। अगो भाई, बस भाभी खाना अच्छा बने। अच्छा भी बनेगा, हम जीतेगा भी। रुचि और ऐश्वर्या डोसा और भाजी बनाकर रेडी कर देती है, वो भी बस आधे घंटे में। जज एक एक करके सबका खाना टेस्ट करते हैं। सबसे लास्ट में रुचि और ऐश्वर्या की डिश डोसा भाजी खाते हैं। खाते ही उनके मुंह से निकलता है, वाह क्या कॉम्बिनेशन है साउथ इंडियन और महाराष्ट्रियन का। पूरे नंबर मिलते हैं तुम्हें। तारीफ के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। हमेशा देवरानी जेठानी एक दूसरे की दुश्मन होती है, लेकिन आज तुम दोनों देवरानी जेठानी ने ये मुहावरा बदल दिया। रुचि और ऐश्वर्या की जोड़ी जीत जाती है और पूरे शहर में उनके नाम के चर्चे होने लगते हैं। इधर आशा कहती है, क्यों दीदी, मैंने कहा था ना, जीत गई ना दोनों। हाँ जीत तो गई। अब हमारे घर में हर समय डोसा भाजी ही बनेगा। सब हंसने लगते हैं और ऐश्वर्या और रुचि सबकी नजरों में अपनी जगह बना लेती है। किसे इतना घूर घूर कर देख रहे हो? अरे किसी को भी नहीं। मुझे लगा कि मैं उसे जानता हूँ, शायद वो मेरे ऑफिस में ही काम करती है। ओ अच्छा, जिस तरह उसे घूर रहे हो, कभी मुझे ऐसा घूरा है एक बार भी आज तक शादी के बाद? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तुम कुछ खाओगी क्या? 15 दिन में एक बार मुझे घूमने लेकर आते हो, तो कुछ खिलाओगे भी नहीं क्या? अरे बाबा मैंने कहाँ मना किया। उषा और विराट एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। दोनों खाना खाने लगते हैं। उषा विराट का फ़ोन लेकर पूरा चेक करती है कि किससे बात कर रहा है, किससे नहीं। तभी एक लड़की वहाँ आती है और विराट से कहती है, हाय विराट, कैसी हो? पहचाना मुझे? कॉलेज में हम कितना मज़े करते थे ना। अरे तुम पहचानूंगा नहीं क्या तुम्हें शीतल? अरे एक वक्त हमने कितना समय साथ में बिताया। तू अपना फ़ोन नंबर दे दे, तेरी शादी हो गई क्या? अभी कहाँ, मैंने शादी नहीं की। तुम्हें तो पता है मैं जिससे शादी करना चाहती थी उसने किसी और से शादी कर ली। अरे यार जिंदगी रुक थोड़ी ना जाती है। मैं तेरे लिए लड़का देखता हूँ। मेरी छोड़, तू अपनी पत्नी से मुझे नहीं मिलवाएगा? मैं भी तो देखूं भला तुझे कौन झेल रही है। विराट उषा से शीतल को मिलवाता है। यह है मेरी फ्रेंड शीतल। ओह, मिलकर अच्छा लगा। तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन उषा तुम इस बात का ध्यान रखना, इसकी नज़रें बहुत इधर उधर घूमती है। और फ्लर्टिंग तो पूछो मत, उसमें तो इसने महारत हासिल की हुई है। नज़र रखा करो इस पर। कॉलेज में पता है हर दूसरी लड़की के साथ इसके अफेयर की खबर सुनने को मिलती थी। विराट शीतल को इशारे करने लगता है, पर उषा देख लेती है। क्या तू उषा से डर रहा है? अरे उसे भी तो तेरे कारनामे पता चली। हाँ शीतल, अच्छा हुआ जो तूने मुझे सब कुछ बता दिया। चलो अब मैं चलती हूँ।
शीतल के जाते ही उषा तमतमा जाती है और विराट से कहती है, वाह बहुत अच्छा, मतलब तुम शुरू से लड़कीबाजी में ही रहते थे। मुझे ऐसे ही तुम पर शक नहीं होता, अब तो यकीन हो गया। अरे यार तुम भी ना, दोस्त यार सब ऐसा ही बोलते हैं और तुम हो कि खुद इन सब पर विश्वास कर लेती हो। मुझे मत सिखाओ, मेरे भाई के बारे में कोई क्यों नहीं बोलता ऐसा? तुमसे ना बहस करना ही बेकार है। चलो लड़ना ही है तो घर चलते हैं, वहीं लड़ लेंगे। यहाँ सब देख रहे हैं, तमाशा मत करो। लोगों को भी देखने दो ना, उन्हें भी तो पता चले कैसे हो तुम। इतनी सुंदर बीवी होते हुए भी सब पर लाइन मारते चलते हो। विराट रेस्टोरेंट से निकलकर गाड़ी में आकर बैठ जाता है। उषा को भी वहां आना पड़ता है। रास्ते भर दोनों लड़ते जाते हैं। घर पहुंचते ही उषा कविता से कहती है, मम्मी जी आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। आपका बेटा लड़कीबाज है, मुझे पता होता तो मैं कभी उससे शादी नहीं करती। अरे बेटा क्या बोल रही है तू, बैठ शांति रख। अब क्या शांति रखूं? उषा अपनी ननद और बाकी सभी रिश्तेदारों को फोन करके सबको बताती है और पूरे खानदान में हंगामा कर देती है। अरे बेटा घर की बात घर में रहने दे, सबको बताकर क्या होगा? क्यों ना बताऊं? आपको आपका बेटा बहुत शरीफ दिखता है ना, और अभी भी आप उसे ही सही समझ रही हैं ना। ऐसा नहीं है बहू, तू मेरी बात समझना। विराट बस काम के सिलसिले में सबसे बात करता है, वरना मेरा बच्चा इन सब में नहीं है। अब कोई लड़की साथ पड़ी हुई या ऑफिस की मिल ही जाएगी रास्ते में तो वो क्या करेगा? मम्मी जी आप ना बस इनकी ही साइड लेती हो। अरे यार तुम हद कर रही हो। एक काम करो, मेरे साथ हर जगह चला करो, तब तुम्हें समझ में आएगा। मैं अभी शीतल को फोन करता हूँ, तुम खुद ही पूछ लो वो ये सब मजाक कर रही थी कि नहीं। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, मैंने जैसे देखा ही नहीं तुम किस तरह से चिपक चिपक के हंस हंस के बात कर रहे थे। उषा अपने कमरे में चली जाती है। इधर कविता विराट से कहती है, बेटा तू खाना खा ले, वहाँ तो तुम दोनों ने कुछ खाया नहीं होगा। माँ किस्मत ही फूटी है मेरी, क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इस तरह से उषा करेगी तो घर में रहना भारी हो जाएगा। बेटा तू इसकी बातों को दिल से मत लगा, अब क्या करेंगे, आ ही गई है तो इसे झेलना तो होगा ही। झेली तो रहा हूं मैं इतने दिनों से, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। विराट खाना खाकर हॉल में ही सो जाता है। उषा घर के काम करना छोड़ देती है और दिन भर एक ही बात का राग आलापती रहती है और घर का माहौल खराब करके रखती है। वो कहते ना, औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और वही औरत चाहे तो घर को नर्क बना देती है। एक शक का बीज किसी की जिंदगी खराब कर सकता है। उषा भी उसी औरत में से है जो अपने एक शक के कारण अपने घर को बर्बाद करने पर तुली है। अगले दिन विराट जब नहाने जाता है तब उषा विराट का फ़ोन चेक करती है और उस पर शीतल के मैसेज पढ़ लेती है जिसमें विराट ने उसे लिखा था, तुमने कॉलेज के वक्त मुझे बताया होता तो मैं तुमसे ही शादी कर लेता। मुझे एक ज़रा अंदाज नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये जानकर कि आज तक तुम इन सब के कारण कुंवारी हो। तुमसे शादी होती मेरी तो मेरी ज़िंदगी भी संवर जाती। उषा से शादी करके किस्मत ही फूट गई है मेरी। कोई नहीं यार, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है, जो हो गया उसे रो रो कर क्या फ़ायदा। उषा मैसेज जाकर कविता को पढ़ाती है और कहती है, पढ़ लीजिए आपके लाडले की करतूत। तभी विराट वहां आकर गुस्से में कहता है, क्या पढ़ा रही हो? इसमें ऐसा क्या ही है? जानबूझकर बात का बतंगड़ बना रही हो? बेटा जब उषा को तकलीफ हो रही है तो तू इससे बात करना छोड़ देना। कौन सा तेरा कोई रिश्ता है इस लड़की से? मम्मी जी ये कभी नहीं छोड़ने वाला। लो शीतल को अभी ही ब्लॉक कर देता हूं। अब खुश? अब तो ठीक है ना बेटा, अब तो तू खुश है ना? ठीक है। उषा अब खुश हो जाती है और घर के कामों में कविता की मदद करने लगती है। इस बात को अभी एक हफ्ता भी नहीं होता कि फिर वही सब शुरू हो जाता है। उषा और विराट एक पार्टी में जाते हैं जहां विराट पूरा एंजॉय करता है और सभी दोस्तों के साथ शादी में नाचने लगता है। अब उसके साथ लड़की वालों की तरफ से एक लड़की भी आकर वहां नाचने लगती है और दोनों साथ में बहुत देर तक डांस करते हैं। उषा जैसे तैसे ये सब बर्दाश्त कर ही रही थी कि डांस के बाद वही लड़की आकर विराट से कहती है, डांस तो बहुत शानदार करती हैं आप, बिल्कुल जैसा मैं अपने पार्टनर में तलाश कर रही थी। तो क्या ख्याल है आपका? आप तो मुझे एक ही नज़र में भाग गए हैं। विराट के कुछ कहने से पहले उषा कहती है, भाग के भी क्या फ़ायदा, ये पहले से ही शादीशुदा है। मैं उषा उनकी श्रीमती जी। तब तो आप बहुत लकी हो। विराट जी अगर आप अपना नंबर दे सकती तो।
विराट अपना नंबर लड़की को दे देता है और उषा जल के लाल हो जाती है। पार्टी से लौटकर उषा फिर हंगामा करती है और कहती है, नंबर देने की क्या जरूरत थी, पहले ही कम नाचे थे क्या उसके साथ? अरे नंबर से होता ही क्या है, और मैं कौन सा उससे बात कर रहा हूँ, और देखा जाए तो बात करने से भी क्या होता है, कुछ नहीं। तुम बेकार में इतनी सी बात का बतंगड़ बना देती हो। हाँ, मैं ही बतंगड़ बनाती हूँ, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो ना। लो, खा पी कर आ गए और ये फिर से चालू हो गई। विराट सर पर हाथ रखकर हॉल में आता है। 2 दिन ठीक से रही, फिर वही शुरू, दिमाग खराब करके रख दिया है। अब आए दिन फिर से लड़ाइयाँ होने लगती है। जहां उषा को पता चला कि विराट ने किसी लड़की से बात की है या किसी लड़की से मिला है, वहीं कलेश शुरू हो जाता है। एक रोज विराट नाश्ते के टेबल पर नाश्ता कर रहा था, इतने में ही उसका फोन बजता है। हाँ, तुम स्टॉपेज पर ही रुको, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। ये सुनते ही उषा के मुंह का रंग बदल जाता है और वो विराट का फोन अपने हाथ में लेकर कहती है, सुबह होते ही तुम्हारा काम शुरू हो जाता है ना? मैं तो बेवकूफ हूं, मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं। अरे क्या बोले जा रही हो तुम? उसे भी ऑफिस जाना है, रास्ता एक ही है, तो साथ में आ जाएगी, उसमें क्या है? तुम्हारा रास्ता मैं समझ रही हूँ। हाँ, तुम भी ना सब पर शक करती हो, क्या करूं मैं? कविता घर के काम में लगी रहती है। इधर जैसे ही विराट ऑफिस के लिए निकलता है, उषा भी उसका पीछा करने लगती है। यहाँ स्टॉपेज पर विराट चांदनी को बैठा लेता है और उषा का पारा ये देखकर गर्म हो जाता है। अच्छा, तो अब ये नई आ गई है, लड़की ताड़ने की आदत हो गई इसे, इसीलिए विराट ने पहली वाली को निकाल दिया क्योंकि वो तो बूढ़ी लगने लगी थी। हर बार इस आदमी को कोई ना कोई मिल ही जाती है। इधर गाड़ी में विराट चांदनी से कहता है, चांदनी यार, तुमने कुछ टिफिन में लाया है क्या? हाँ, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, फिक्र मत करो। आज फिर से तुमने नाश्ता नहीं किया? अरे नहीं किया, तुम्हारा फोन आते ही उषा रोज की तरह शुरू हो गई और मैं उठकर आ गया। यार क्या कॉमेडी है तुम्हारी बीवी। हाँ, तुम्हें तो हंसी आएगी ना, मैं झेलता हूँ, मुझे पता है, तुम्हें क्या पता चलेगा। दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। उषा ये सब देख रही थी। चांदनी हंसते हंसते विराट की पीठ पर हाथ मार देती है और दोनों निकल जाते हैं। बात इतनी बढ़ गई है कि अब दोनों साथ में इतने क्लोज आ गए, नजर रखनी पड़ेगी दोनों पर। उषा ऑफिस के बाहर ही वेट करती रहती है। फिर लंच टाइम में वो देखती है कि चांदनी ऑफिस से बाहर आई है और विराट भी बाहर आया है और गाड़ी में बैठकर दोनों कहीं जा रहे हैं। उषा उनका पीछा करती है और देखती है कि दोनों एक आइसक्रीम की शॉप पर उतरे हैं और हंस हंस कर एक दूसरे से बातें करते हुए आइसक्रीम खा रहे हैं। उषा दूर से दोनों की पिक्स ले लेती है। मुझे इसके खिलाफ कुछ सबूत तो ढूंढने ही होंगे ताकि सबूत के साथ इसे सबके सामने दिखा पाऊं, वरना फिर से विराट खुद को सही साबित कर देगा। उषा दिन रात विराट पर अपनी नजरें गड़ाए रखती। एक दिन उषा देखती है कि विराट ब्लैक कोट पहनकर तैयार होकर किसी से बिना कुछ बोले घर से चला जाता है। उषा विराट को इतना सजा धजा देखकर सोचती है, जरूर कोई ना कोई बात तो होगी, पीछा करती हूँ, इस आदमी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। उषा विराट का पीछा करती है और देखती है कि विराट चांदनी के साथ एक होटल में जा रहा है। अच्छा, तो मेरे पति के साथ यहाँ भी जाती है, पीए है या बीवी समझ में नहीं आ रहा, और इसीलिए मुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जा रहा है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। और इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के इतने करीब आने की, अभी इसको बताती हूँ मैं। रात की नींद इसकी हराम ना की तो मेरा भी नाम उषा नहीं। उषा चुपचाप अपने घर वापस चली आती है और देर रात को जब विराट वापस घर आकर सो जाता है, उषा उठकर उसके मोबाइल से चांदनी का नंबर निकाल लेती है। अगले दिन विराट के उठने के साथ उषा कहती है, कल की शाम तो बहुत रंगीन होगी। चांदनी जो साथ में थी? हाँ भाई, चांदनी चांदनी है, पिए तो वो कहीं से लगती नहीं। सुबह उठते ही तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, आँख खुलते ही चालू हो गई। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तुम्हारे साथ खपाने के लिए माथा नहीं है मेरे पास। विराट के ऑफिस जाते ही उषा चांदनी को फोन करके कहती है, चांदनी, तुम मेरे पति का पीछा करना बंद कर दो। तुम क्या सोचती हो इस तरह तुम अपने सारे खर्चे उनसे निकलवा लोगी? वो कभी नहीं होगा। कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारे बॉस विराट की पत्नी हूं, मेरे पति से 10 कदम दूर रहो। मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी गलत नहीं है, वो मेरे बॉस हैं और हमारे बीच बस एक अच्छी बॉन्डिंग है। वो सब मुझे नहीं पता, बस ये याद रखो, अगर मैंने उन्हें तुम्हारे साथ कहीं देख लिया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। चांदनी घबरा जाती है
और किसी से कुछ नहीं कहती। फिर अगले दिन उषा अचानक विराट के ऑफिस आ जाती है और सीधा उसके कैबिन में घुस जाती है, जहां वो देखती है कि विराट चांदनी को केक खिला रहा है। उषा का पारा चढ़ जाता है और वो उसे एक तमाचा मार देती है। एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता? बेशरम कहीं की, सबके पति पर ऐसे ही डोरे डालती हो। ये क्या है उषा, दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? आज चांदनी का बर्थडे है, तुम्हें तो हर चीज में शक होता ही रहता है। जाओ मेरे ऑफिस से, अभी यहां तमाशा मत करो। चांदनी ऑफिस से रोती हुई चली जाती है। विराट भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। चांदनी, चांदनी रुको, मुझे माफ कर दो। सर, इस बार मैं आपकी पत्नी को नहीं छोड़ूंगी, उसे मैं सबक सिखा कर रहूंगी। मेरी इंसल्ट करके उसने सही नहीं किया। मैं भी उसे सबक सिखाना चाहता हूं, दुखी दुखी कर रखा है हमें। अगली शाम विराट चांदनी को लेकर अपने घर आता है और उसे कविता के सामने लाकर खड़ा कर देता है। बेटा, ये कौन है? मम्मी जी, ये वही है चांदनी जिसके पीछे आपका बेटा भाग रहा है। ये क्या सुन रही हूं मैं विराट? हाँ मम्मी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और आज से ये यहीं रहेगी। अरे दिमाग तो ठीक है तेरा। उषा मेरी बहू है और वो यहाँ रहेगी, कोई उषा की जगह नहीं ले सकती। इस घर में ये लड़की नहीं रह सकती। मम्मी जी, आप मेरे लिए लड़ रही हैं? अरे उषा, तू जैसी भी है, मैं तुझे इस घर में अपने बेटे के पीछे लेकर आई हूँ। तुझे भले ही लगता है कि मैं अपने बेटे की साइड लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो गलत है तो मैं कभी भी उसकी साइड नहीं लूँगी। चांदनी, तुम अपने घर वापस लौट जाओ, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मम्मी जी, यही अब मेरा घर है, विराट को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे उषा दीदी से कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मेरी बड़ी बहन की तरह इस घर में साथ में रह सकती है। मम्मी, चांदनी रहेगी तो इसी घर में, और वो भी मेरे साथ मेरे कमरे में ही। उषा, तुम्हें रोज मुझसे दिक्कत होती है ना, तो चली जाओ घर से। विराट चांदनी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। उषा कमरे पर हाथ मारने लगती है और दरवाज़ा बजाते बजाते कहती है, ये मेरा कमरा है चुड़ैल, मेरे कमरे से बाहर निकल, तुझे मैं जान से मार दूंगी। मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे की तूने? उषा दरवाज़ा बजाती रह जाती है। फिर वे दोनों आराम से सो जाते हैं और दरवाज़ा नहीं खोलते। उषा भी दरवाजे पर ही सो जाती है। इधर कविता के मन में सांप लौटने लगता है। वो कहती है, इस तरह तो दो जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे विराट को रोकना होगा और उषा को संभालना होगा। कविता उषा को उठाती है और अपने पास सुला लेती है। बहू, हमें एक साथ इस वक्त से लड़ना होगा। विराट को हमें इस लड़की के हाथ से वापस लाना होगा। मम्मी जी, मुझे हमेशा से लगता था कि आप मेरे खिलाफ है, लेकिन आज आप मेरे लिए अपने बेटे के खिलाफ हो गई। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही चांदनी नहा धोकर रसोई में जाने लगती है तो उषा उसका रास्ता रोक लेती है। मुझे अंदर जाने दो, विराट के लिए नाश्ता बनाना है। यह घर मेरा है और विराट मेरा पति है। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम मेरी रसोई में नहीं घुस सकती। तुम मेहमान हो और मेहमान की तरह रहो। रसोई में बस घर की बहू ही जा सकती है। मैं कोई मेहमान नहीं हूं इस घर में। बेटा, तुम अपने घर लौट जाओ। एक शादीशुदा मर्द के साथ रिश्ता रखना सही बात नहीं है। तुम्हें जो खाना पीना है बाहर खाओ, और यहां तुम उम्मीद भी मत करना कि कोई तुम्हें कुछ देगा। चांदनी रोते हुए विराट से कहती है, अब क्या मैं इस घर में रसोई में नहीं जा सकती? फिर तुम मुझे यहां लेकर क्यों आए हो? माँ, क्या है ये सब? चांदनी रसोई में क्यों नहीं जा सकती? अरे नहीं जा सकती। किस हक से वो रसोई में जाएगी? किस हक से मतलब? मेरी गर्लफ्रेंड है ये। गर्लफ्रेंड है तो इसे घर के बाहर रख। घर में बस बीवी का हक होता है। ऐसी बात है तो इसे अपनी पत्नी बना लेता हूं। विराट सिंदूर लेकर चांदनी की मांग में भरने लगता है। लो, अब तो बन जाएगी ना ये तेरी बहू। उषा विराट का पैर पकड़कर रोने लगती है। विराट, ऐसा मत करो, मुझसे मेरा हक मत छीनो। पैर छोड़ मेरा। माफी मुझसे क्यों मांग रही है? चांदनी से मांग, जिसकी तुमने बेइज्जती की। चांदनी और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मेरा किसी लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। घर की बात बाजार में ले गई, इसीलिए हार कर मुझे ऐसा करना पड़ा। वही तो मैं सोचूं कि मेरा बेटा तो कभी ऐसा नहीं कर सकता, फिर आज भला कैसे हो गया ये? उषा, तुमने हद पार कर दी। तुमने दोस्ती जैसे पाक रिश्ते को गाली दी, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे माफ कर दो चांदनी। विराट, अब से ऐसा नहीं होगा। मैं तुम पर शक नहीं करूंगी। चांदनी वहां से चली जाती है। उषा और विराट का घर वापस से बस जाता है।